नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो यूपी टेट में आने की प्रबल संभावना है जिनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 यानी प्रश्न नंबर पहला आज का। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो आपको बताना है कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। नल्लह सिंह, नरपति नालह, चंद्रवरदाई या जगनीक। तो आपको बताना है कि परमाल रासो किसके द्वारा लिखी है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो सही उत्तर है जगनीक। जो परमाल रासो है वो जगनीक ने लिखी है। तो ये परमाल रासो है वो आलह खंड है। आप याद रखिएगा, आलह खंड है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आगे दूसरा। दुल्हीन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तुलसीदास जी, कबीरदास, सूरदास या रैदास। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो यह पंक्ति कबीरदास जी की है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है उसका संपादन किसने किया है? बद्री नारायण, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो जो हिंदी प्रदीप पत्रिका है वह हमारा बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। और यह जो पत्रिका है वह भारतेंदु युग की पत्रिका है, जिसका जो प्रकाशन होता है इलाहाबाद से होता है। अब इसका फिलहाल में नाम बदल दिया है, प्रयागराज इससे होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। सूर्योदय, सूर्य उदय, सूर्य उदय या सूर्योदय। तो आपको बताना है। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा, सूर्य प्लस उदय। तो यहाँ होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद। तो इसमें संधि हो गई हमारी गुण संधि। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। तो आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। आसान प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न। तो आशा करते हैं आज सबसे ही उत्तर बन गया होगा। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास। यहाँ जो यथा है वहाँ एक अव्यय है जो प्रथम पद प्रधान होता है और अव्ययी होता है, वहाँ होता है हमारा यथाशक्ति यानी अव्ययभाव समास। अगर आपको समास संबंधी शॉर्ट ट्रिक के अनुसार समझनी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप, भ्रमर, मधुकर या भंवरा। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम तद्भव है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द है भंवरा। इसमें से मधुप, मधुकर और भ्रमर तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। प्रश्न है, मुद्री
शब्द का तत्सम रूप है? तो आपको बताना है कि मुद्री शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। प्रश्न आसान है, तो मुद्री शब्द का जो तत्सम रूप बनेगा विकल्प नंबर डी, मुद्रिका, ये बनेगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। अशोक के फूल, कुटुज, विचार प्रवाह या वृंत और विकास। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, वृंत और विकास, ये जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। और तो जब नहीं है तो फिर ये किसका है? तो ये जो वृंत और विकास है वो है शांति प्रिय द्विवेदी जी का। शांति प्रिय द्विवेदी जी का यह वृंत और विकास है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है? पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो जो उत्कर्ष का विलोम शब्द है वो है अपकर्ष। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? जो आनंद कादम्बिनी थी पत्रिका, वो उसका संपादक किसने किया था? तो आपको बाबू महादेव शेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास जी। तो आपको उत्तर लगाना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन ने आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था। तो जो ये आनंद कादम्बिनी है वो मिर्ज़ापुर से निकलती है। मिर्ज़ापुर से इसका प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। मृगावती किसकी रचना है? आपको बताना है उस्मान, मंझन, कुतुब्बन या जायसी। आपको बताना है कि मृगावती किसकी रचना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो मृगावती रचना है वो कुतुब्बन जी की रचना है। जो कुतुब्बन जी थे वो एक सूफी कवि थे, उनकी यह रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप इन चारों विकल्पों को देखिएगा और बताइएगा शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वही शुद्ध वर्तनी है, बाकी ऑप्शन तीनों गलत हैं यानी अशुद्ध हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे यानी 43 की ओर। आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है चारों तरफ जल ही जल हो जाना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत आना या बीच से निकल भागना। बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा करता हूँ सभी लोग इसका सही उत्तर बना लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोनों ओर मुसीबत होना। बहुत आसान प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है।
तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, और ये लिखी किसने है, सबको पता है, तुलसीदास जी ने यह रचना लिखी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 45, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया, कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल होना चाहिए, यह बात किसने कही थी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, महापंडित राहुल संस्कृतायन जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है वीरगाथा काल को आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? यह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर, 46। विनय पत्रिका किस भाषा की है, यानी विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? आपको बताना है अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश। तो आपको बताना है कि विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। तो ये लिखी किसने है विनय पत्रिका? विनय पत्रिका लिखी है तुलसीदास जी ने, फिर से तुलसीदास जी ने लिखी है, और ये एक मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य है। पूछा जा अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि विनय पत्रिका किस प्रकार का काव्य है, तो आपको मुक्तक काव्य बताना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? जो ट वर्ग होता है उसको बताना है कि आपको किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य। तो आपको बताना है ट वर्ग जो वर्ग होता है उसमें किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य सही है। जो ट वर्ग होता है ट, ठ, ड और ढ और ण, जो सारे 5 जो ये वर्ण होते हैं ये हमारे मूर्धन्य से बोले जाते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। अष्टछाप के कवि नहीं है, इनमें से अष्टछाप के कौन से कवि नहीं हैं? तो आपको बताना है कि अष्टछाप के कवि इनमें से कौन से नहीं हैं। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। आपको बताना है कि अष्टछाप के इनमें से कौन से कवि नहीं हैं। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए नाभादास जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बाकी 3 कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास जी अष्टछाप के कवि हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। अगर आपको हमारे वीडियो साफ नज़र नहीं आती है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 डॉट होंगे, उन पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ 144 लिखा रहा होगा आपके मोबाइल में, तो उसकी जगह 240 आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की जो क्लियरिटी है वो साफ साफ आए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ प्रश्न नंबर 49 की ओर। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए क्या शब्द होगा? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो आपको बताना है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए क्या शब्द सही होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो अनिर्वचनीय इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा करता हूँ सबसे बन जाएगा। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आपको बताना है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। जो ऐसे प्रश्न होते हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि आचरण की सभ्यता किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपको बताना है कि वो निबंध काव्य है, निबंध है।
तो इस तरीके से आपको जो प्रश्न है वो पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, जिससे कि 1 से 2 प्रश्न उसमें से क्लियर हो जाएं। तो आचरण की सभ्यता बहुत आसान प्रश्न है। आचरण की सभ्यता निबंध जो है वो सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा लिखा हुआ है, ये सबको पता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर, 51 की ओर। भूषण किस काल के कवि हैं? तो आपको बताना है कि भूषण जो कवि हैं वो किस काल के हैं। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल। तो आपको बताना है जो भूषण कवि हैं वो किस काल के कवि हैं। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो भूषण कवि हैं वो हमारे रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो भूषण जो कवि हैं वो हमारे वीर रस में अपने काव्य लिखते हैं। जो वीर रस के कवि भी कहा जाता है भूषण जी को। आगे चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको आशा करता हूँ सबसे बन जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बहुत ही आसान प्रश्न है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। आप ये भी देखिएगा, श्रृंगार इस तरीके से लिखा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार पूछ भी लिया जाता है कि श्रृंगार किस प्रकार से लिखा जाता है, 4 ऑप्शन देकर। तो जो ऐसे प्रश्न हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो जो इसका सही उत्तर है सबको पता है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 53। कवितावली के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि कवितावली के रचनाकार कौन हैं। सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। तो आपको बताना है कि कवितावली के रचनाकार कौन हैं। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो कवितावली के जो रचयिता हैं वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर देखिएगा। यही प्रश्न के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझा रखा है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना है। 24 मात्राएं, 16 मात्राएं, 11 मात्राएं या 13 मात्राएं। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो चौपाई छंद होता है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक, अनुप्रास, श्लेष या यमक। तो आपको बताना है कि इसमें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार। तो यहाँ जो बरछी का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ बरछी एक हथियार भी होता है और दूसरा जो बरछीने है उसका मतलब है जो योद्धा हैं, श्रेष्ठ योद्धा छिन गए, यानी जो हमारे जो श्रेष्ठ योद्धा थे वो खत्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। अंधेर नगरी के लेखक हैं। यह बहुत ही जाना माना जो नाटक है, ये आपने लगभग ऐसा कोई जो हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ छात्र नहीं होगा, जो छात्र छात्रा नहीं होंगे जिन्होंने ये अंधेर नगरी नहीं सुना हो। तो अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामकुमार वर्मा। तो आपको सही उत्तर लगाना है। तो अंधेर नगरी जो नाटक है उसके जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। जो आदिकाल में जो पहेलियाँ, ज़्यादातर जो पहेलियों की बात आती है तो एक ही नाम आता है, चाहे वो आदिकाल का हो चाहे आधुनिक काल का हो। ज़्यादातर पहेलियाँ किसने लिखी हैं?
वो आपको बताना है। जगनिक, खुसरो, सरहपा और गोरखनाथ। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है, यानी आदिकाल में पहेलियाँ सबसे ज़्यादा किसने लिखी हैं। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो अमीर खुसरो जी थे वो पहेलियों के लिए प्रसिद्ध थे, यानी जो सबसे ज़्यादा जो आदिकाल में जो पहेलियाँ जो लिखी थी वो अमीर खुसरो जी ने लिखी थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। आपको बताना है कि अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ण कारक। तो आपको बताना है कि पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है। तो आशा करता हूँ आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो जो इसका जो सही उत्तर है से, यानी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब है कि पेड़ से बंदर कूद गया है, वो वहाँ से अलग हो गया है। मान लीजिए कि ये पेड़ है, पेड़ से ये बंदर नीचे कूद गया है, तो इसका मतलब कि वो बंदर वहाँ से अलग हो गया, यानी जो अलगाव का जो भाव है, यानी जो अलग होने का भाव है वह इसमें आ रहा है। तो जहाँ भी अलग होना हो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक ही होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आज सबसे बन जाएगा। हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो आपको बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो रति होता है प्रेम, वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको लगा लोगे सही बिल्कुल। तो जो इसका सही जो उत्तर है वो हमारा जो मछली है वो तद्भव शब्द है। बाकी भ्रमर, अग्नि और मस्तक हमारे कैसे शब्द हैं, तत्सम। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं, जो हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी प्रकार से जो यूपी टेट जो दिसंबर में हो सकता है उसकी संभावनाएं पूरी हैं। तो हम इसी प्रकार से आपको यूपी टेट संबंधित जो हिंदी की सीरीज है वो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।